हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ क्लास 9th साइंस न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। उसका चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरा से। It is widely accepted amongst the scientific community that life originated in water. इसका मतलब है कि साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ की शुरुआत पानी से हुई है। Now next, some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the oceans. इसका मतलब है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइफ छोटे पानी के तालाबों यानी कि पूल्स में शुरू हुई होगी, ना कि सीधा समुंदर में। इस नाउ नेक्स्ट लाइन सेज हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच इन्वायरमेंट्स, यानी कि जो हॉट स्प्रिंग्स है, गर्म पानी के कुंड जिसे बोला जाता है, ऐसे ही जगह के एग्जाम्पल्स है जहाँ लाइफ शुरू हो सकती है। इन इंडिया हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पुगा वैली इन लद्दाख मेंटेन्स वेरी हाई टेम्परेचर्स नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इवन इन द कोल्ड क्लाइमेट। इसका मतलब है कि इंडिया में लद्दाख के पुगा वैली के जो हॉट स्प्रिंग्स बहुत गर्म होते हैं, लगभग पानी के उबलने जितने गर्म वो होते हैं। नेक्स्ट, दीज इन्वायरमेंटल कंडीशन सीम्स टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्ली अर्थ अबाउट 3.5 बिलियंस ईयर्स अगो, यानी कि ये कंडीशंस पुरानी अर्थ लगभग 3.5 बिलियन साल पहले जैसे ही लगते हैं। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफिल्स विच आर यूनिसेल्युलर। इस गर्म जगहों में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो कि हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें थर्मोफिल्स कहा जाता है और ये सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्युलर होते हैं। नेक्स्ट पैरा, scientists from the Birbal Sahani Institute of Paleosciences, Lucknow, studied these hot springs and found that the calcium carbonate formed rapidly around them. इसका मतलब है कि लखनऊ के साइंटिस्ट ने स्टडी की और देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी बन जाता है हॉट स्प्रिंग्स के आसपास। These deposits may have protected early organic molecules from the harmful radiations and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of first protective membrane, the barrier that defines a cell. इसका मतलब है कि ये डिपॉजिट शायद पहले के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन से बचाते थे, और शायद पहली जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्रोटेक्टिव कवरिंग बोला जाता है, बनाने में भी मदद की थी। नेक्स्ट पैरा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर लिविंग थिंग सेल से बनी होती है। दीज सेल्स रिप्रेजेंट दैट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि सेल ही लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट कंसिस्ट ऑफ only one cells, unicellular, while other like plants, fish, birds or humans are made up of millions of cells, multicellular, that works together. इसका मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या यीस्ट वो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, इसीलिए उनको यूनिसेल्युलर बोला जाता है, जबकि प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सभी मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, इसीलिए उनको मल्टी सेल्युलर बोला जाता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म्स टिश्यूज, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक जैसा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको टिश्यूज बोला जाता है। Different tissues are organized to form an organ and several organs work together to form organ system. जैसा कि हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है वो मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं पूरा एक ऑर्गन सिस्टम। सच एज नेज़ल पोर्स, नेज़ल कैविटी,
trachea and lungs forms the respiratory system. नेज़ल पोर्स, नेज़ल कैविटी, ट्रैकिया और लंग्स ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. Even when cells are organized into tissues, organs and organ systems, the cells remain the fundamental unit of structure and functions in all living organisms. इसका मतलब है कि चाहे सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम बना ले, सेल ही बेसिक यूनिट है लाइफ की. This makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities. यानी कि ये सोचने वाली बात है कि इतने छोटे सेल्स इतना सब काम कैसे कर लेते हैं. What are the different components of the cell? How do cells in our body communicate with each other? Do cells live forever or do they die? In this chapter we will explore the answers to these questions as we enter the fascinating world of cells. तो ये सारे questions के आंसर हमको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. 2.1 स्टार्ट करते हैं. हाउ टू स्टडी सेल्स, यानी कि हम सेल्स को किस तरह से स्टडी करेंगे. What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct? यानी कि हमारी आँखें की एबिलिटी लिमिटेड होती है, वो हर छोटी चीज़ नहीं देख सकती है. इमेजिन 2 टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. यानी कि अगर 2 डॉट्स बहुत पास हो तो दूर से वो एक ही डॉट लगते हैं. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate. यानी कि अगर 2 डॉट्स हम बहुत पास में बनाएं, जैसे कि ये एक शीट है, उसमें हम 2 डॉट्स बहुत बिल्कुल पास में बना दें, तो क्या वो हमें एक ही डॉट दिखाई देगा दूर से? आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डॉट दिखाई दे रहा है. बस यही यहाँ पे बोला गया है. When viewed from about 25 centimeter, the near point of the human eye, 2 points separated by about 0.1 mm, can be seen as distinct. Otherwise, they appear as the single point. This is called the limit of resolution of human eyes, which is 0.1 mm. यानी कि human eyes की लिमिट लगभग 0.1 mm है. इससे छोटी चीज़ को हम क्लियरली सेपरेट नहीं देख सकते हैं और इसी को बोला जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आइज. नाउ नेक्स्ट, अ सेल इज़ यूजुअली टू स्मॉल टू सीन बाय द अनएडेड आइज. यानी कि सेल्स इतना छोटा होता है कि वो नेकेड आई से नहीं दिखता है. दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ हैव cells biologists studied the structure and function of the cell that are much smaller than the limits of resolution of the human eyes. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जो सेल बायोलॉजिस्ट है उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन किस तरह से स्टडी किया, क्योंकि सेल्स तो इतने छोटे होते हैं और मतलब हमारे जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है हमारी आइज़ का उससे कई ज़्यादा छोटे होते हैं. यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि आपने ग्रेड 8 क्यूरियोसिटी बुक चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में. अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट अपीयर लार्जर. ये कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम चीज़ों को बड़ा यानी कि मैग्नीफाई करते हैं. ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखने में ये मदद करते हैं. नाउ अब बात आती है रॉबर्ट हुक की. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम है. was the first person to observe a cell in 1665 under a self designed microscope. यानी कि ग्रेड 8th में आपने क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा इन रॉबर्ट हुक के बारे में. ये रॉबर्ट हुक पहले पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था. कब किया था? 1665 में किया था. कैसे किया था? उनके सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उन्होंने पहली बार सेल को देखा था कि सेल होता कैसा है. कैपेबल ऑफ
about 200 to 300x मैग्नीफिकेशन। उनका जो सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था वो कितनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कैपेबल था कि वो 200 to 300x मैग्नीफिकेशन कर पा रहा था। While examining a thin slice of a cork, he observed small box-like compartments and named them cell। यानी कि जब वो एक यानी कि कॉक को देख रहे थे, यानी कि कॉक क्या होता है, एक जो ट्री है उसकी बार्क में एक पार्ट मतलब बार्क का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको कॉक बोला जाता है। तो वो कॉक में उन्होंने छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर देखे और उन्होंने उसे नाम दिया सेल्स। यानी कि इस तरह का कुछ उनको स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखा था उनके माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था। इस तरह का स्ट्रक्चर उनको स्मॉल बॉक्स लाइक यानी कि स्मॉल कंपार्टमेंट्स उन्हें दिखाई दिए थे, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स। इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग। यानी कि स्कूल लेबोरेटरीज़ में लाइट यानी कि जो यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए। यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि उसमें जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें अलग अलग लेंस लगते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज जिन्हें बोला जाता है, जिनकी अलग अलग पावर होती है, जैसे कि 10x 40x टू अचीव बेटर मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट। यानी कि उसके कारण अच्छे से मैग्नीफिकेशन हो पाता है, हमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो बड़े नज़र आते हैं और रिजोल्यूशन अच्छा हमें दिखाई देता है। विजिबल लाइट यानी कि यहाँ पे प्रॉपर लाइट पड़नी चाहिए माइक्रोस्कोप के ऊपर, इसीलिए यहाँ पे मिरर दिया होता है जो कि लाइट को यहाँ पे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप इन फिगर 2.2। तो चलिए हम फिगर 2.2 को देख लेते हैं। तो ये हमारा है लाइट माइक्रोस्कोप जो कि हमारी स्कूल लेबोरेटरीज़ में भी हमें देखने को मिलता है। तो इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आई पीस होती है जहाँ पर से हम इसमें आइज़ के थ्रू देखते हैं। ये होती है बॉडी ट्यूब, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यहाँ पे स्टेज होता है जहाँ पे हम हमारी ग्लास स्लाइड रखते हैं, मिरर होता है, ये बेस होता है, इसका हैंडल होता है, फाइन एडजस्टमेंट नॉब होती है, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होती है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है लाइट माइक्रोस्कोप का। आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है, आपको ये एग्ज़ाम में लेबल करने के लिए आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। in your school laboratory and use it to observe fine structures of various material। यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अंडर द माइक्रोस्कोप्स यू विल सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाई यानी कि कोई से भी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देख सकते हैं। कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज़। तो क्या आप इसका एक्चुअल साइज़ एस्टिमेट कर सकते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.1 लेट अस एस्टिमेट द साइज़ ऑफ अ सेल। तो अब हम इस एक्टिविटी में जानेंगे कि सेल का साइज़ क्या होता है। ठीक है, यानी कि सेल का साइज़ हम कैसे मेजर करें। तो इसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है। तो हम पढ़ते हैं टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद अ मिलीमीटर मार्किंग। जैसे आपकी स्केल होती है कि नहीं, ऐसा ट्रांसपेरेंट हमें रूलर लेना है जिसकी जो मार्किंग है वो मिलीमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेंटीमीटर स्केल है ना वो भी हम ले सकते हैं। नाउ प्लेस अ रूलर ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, फोकस ऑन इट यूजिंग एन एडजस्टमेंट नॉब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इट इन mm। अब इसे रूलर को माइक्रोस्कोप में रखना है और फिर फोकस करना है उसका एडजस्टिंग नॉब, यानी कि ये जो फाइन एडजस्टमेंट नॉब है उससे हमें उसको एडजस्ट करना है डिस्टेंस को, है ना। फिर उसके बाद ऑब्ज़र्व करना है कि जो सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू है उसका डायमीटर क्या है। आई पीस से हम उसमें देखेंगे और फिर मेजर करना है उसको मिलीमीटर में। ठीक है, फिर हमें जो डायमीटर है वो mm से कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में। ठीक है, तो वो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे लेट से अगर हमारा 5 मिलीमीटर आया है डायमीटर,
तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 5000 माइक्रोमीटर हमारा आ गया डायमीटर। अब हमको रूलर को रिमूव करना है, फिर वहाँ पे हमें ओनियन पील स्लाइस को रखना है स्टेज के ऊपर। ये यहाँ पे हमको ओनियन पील स्लाइस रखना है। ओनियन पील स्लाइस यानी कि जो प्याज होता है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसकी सबसे ऊपर वाली स्किन होती है, वो स्किन हमको रिमूव करनी है फोर्सेप की मदद से और उसको वहाँ पे स्टेज के ऊपर प्लेस करनी है। अब हम क्या करेंगे, focus on the slide and count the number of cells present along the diameter of the field of view in one straight line। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में वहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमको देखना है। जो हमारा डायमीटर है ना फील्ड का, उसके अंदर यानी कि वन स्ट्रेट लाइन में कितने नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं उनको काउंट करना है। तो हम वो ऑब्ज़र्व करेंगे यहाँ पे, जब हम आई पीस से देखेंगे ये यहाँ पे हमारी जो ओनियन पील स्लाइस है उसको, तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स दिखाई देंगे। एस्टिमेट द रियल साइज़ ऑफ द सेल यूजिंग अ फार्मूला। अब हमको फार्मूला यूज़ करना है और उसका जो रियल साइज़ है उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कन्वर्जन आपको दे रखा है जो मैंने बताया आपको। नाउ एस्टिमेटेड साइज़ ऑफ ओनियन पील सेल। अब ओनियन पील सेल का साइज़ हम कैसे पता करेंगे, जो डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड है इन माइक्रोमीटर उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ सेल्स अलोंग द डायमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा साइज़ क्या आएगा, हमारा डायमीटर क्या था, चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो डायमीटर था वो था 5000 माइक्रोमीटर, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ सेल्स कितने, लेट से हमारे नंबर ऑफ़ सेल्स से 25। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200 माइक्रोमीटर। तो इसका साइज़ आ गया हमारे ओनियन पील सेल का 200 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी ख़त्म हुई। यहाँ पे ये दे भी रखा है, सपोज 25 सेल्स आर सीन अलॉन्ग द डायमीटर। यहाँ से देख के मैंने 25 सेल्स यहाँ पे पुट किए थे। नाउ सी अलॉन्ग द डायमीटर, इन दैट केस द साइज ऑफ वन ओनियन सेल वुड बी 5000 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 25, दैट इज़ 200 माइक्रोमीटर। Now, if the estimated size of an onion peel cell is 200 micrometer, how much does a light microscope magnifies this cell? अब सवाल ये है कि माइक्रोस्कोप इस सेल को कितना बड़ा दिखाता है, यानी कि कितना मैग्नीफाई करता है। The total magnification of the microscope depends on the magnifying power of the eyepiece and the objective lens। यानी कि मैग्नीफिकेशन डिपेंड करता है कि जो आईपीस का लेंस है वो कितने डिस्टेंस पर है और उसका ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है। इफ़ बोथ द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस हैव मैग्नीफाइंग पावर टू 10x, यानी कि दोनों, यानी कि जो आईपीस है उसका जो लेंस है उसका भी 10x है, और जो नीचे यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे होता है और ये आईपीस यहाँ पे होता है। अगर इसका भी 10x है और इसका भी 10x है तो उसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 10 × 10, दैट इज़ 100 टाइम्स मैग्नीफाई वो इमेज हो जाएगी। द टोटल मैग्नीफिकेशन विल बी 100x। This means that a cell with an estimated size of 200 micrometer will appear 100 times larger। यानी कि जिसका साइज़ 200 माइक्रोमीटर है वो 10 टाइम्स और ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में। तो Does a microscope allow us to see very small structures clearly and it is an essential tool for studying the cell structure। यानी कि माइक्रोस्कोप से हम बहुत छोटी चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव्ड द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर्स। रिजोल्यूशन यानी कि मेजर ऑफ क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफिकेशन। लाइन का मतलब है कि साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को बेटर बनाया 3 चीज़ों में, यानी कि रिजोल्यूशन, क्लियरिटी अच्छे से मिली, कॉन्ट्रास्ट यानी कि ब्राइटनेस डिफरेंस जो होता है वो अच्छे से हमें देखने को मिला, मैग्नीफिकेशन यानी कि साइज़ बड़ा करने में ये यूज़ हुआ। ये सारे इम्प्रूवमेंट्स के कारण माइक्रोस्कोप एक बहुत पावरफुल टूल बन गया है सेल की स्टडी करने के लिए। यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ Colocasia leaf observed under the scanning electron microscope।
यानी कि यहाँ एक इमेज है जो कोलोकेशिया लीफ यानी कि अरवी के पत्ते का है, जो कि माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ये जो माइक्रोस्कोप में हमने अरवी का पत्ता रख के देखा तो कुछ इस तरह की इमेज हमें दिखाई दी। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ लोअर सरफेस ऑफ द कोलोकेशिया लीफ शोइंग स्टोमेटा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा के स्ट्रक्चर्स को शो किया गया है। ये माइक्रोस्कोप के अंदर जो इमेज फॉर्म हुई है, यानी कि माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो इस तरह की इमेज देखने को मिली। और ये कोलोकेशिया क्या होता है? अरबी के पत्ते, आपने सुना होगा अरबी के पत्ते, बहुत सारे घरों में इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। नाउ अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। You have learned that cells are organized into specialized tissues and organs are collectively perform specific functions। यानी कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं और उनका स्पेसिफिक काम करते हैं। यानी कि सभी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, अलग अलग काम होते हैं हमारी बॉडी में। फॉर दीज सेल्स टू function as a unit, they must be able to interact with one another and with their surrounding। यानी कि सेल्स को सही से काम करने के लिए एक दूसरे से इंटरैक्ट करना पड़ता है और ये इंटरैक्शन सेल बाउंड्री यानी कि बाहर की लेयर पर होता है। फॉर दीज सेल्स these interactions occurs in the cell boundary where substances move between the cell and the external environment। Even a single-celled organism exchange materials and respond to their environment through cell membrane। यानी कि यहाँ से अंदर बाहर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी अपने इन्वायरमेंट से एक्सचेंज और रिस्पॉन्स करते हैं। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक पतली लेयर है जो कि सेल्स को कवर करती है, यानी कि बाहर की तरफ उस सेल को कवर करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसके अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है। अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट। यानी कि सेल को सराउंड करती है। अगर ये हमारा सेल है तो जो हमारे सेल की सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो क्या होगी? हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके अंदर के जितने भी कंटेंट होता है सेल के अंदर उसको ये प्रोटेक्ट करती है। It defines the individuality of a cell and it is also called the plasma membrane। यानी कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉकिंग द अदर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी की, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं कि इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन को। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि वो कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ को वहीं रोक देती है, क्योंकि वो अनवांटेड है, उनका सेल में अंदर आना हानिकारक हो सकता है, इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यू हैव लर्नड हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलाई इन द लंग्स। हाउ does the structure of the cell membrane in the cells of the alveoli control the movement of substances across it। इसका मतलब है कि जैसे ऑक्सीजन और CO2 मेम्ब्रेन से इजीली पास करते हैं, तो सवाल ये है कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे कंट्रोल करता है कि क्या अंदर आए और क्या नहीं आए। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हमको मिलने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। तो हमारी बुक का नाम ही एक्सप्लोरेशन है, यानी कि हमको डीप एक्सप्लोर करना है हर एक टॉपिक को। नाउ एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या है? विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीसेस ऑफ रफली इक्वल साइज। यानी कि आपको आलू लेना है और हमारा जो नाइफ होता है किचन में उसकी मदद से उसको 2 बराबर पीसेस में काटना है।
नेक्स्ट, मेजर एंड कंट्रोल द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग द वेइंग बैलेंस, यानी कि हमको दोनों पीसेस का इनिशियल वेट नोट करना है। एक वेइंग मशीन आती है, वेइंग मशीन के ऊपर हमको पोटैटो रखना है और दोनों पीसेस का इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग दोनों के जो वेट है उसको नोट करना है कॉपी में। नाउ पुट वन पीस ऑफ द पोटैटो इन अ बीकर ए विद द प्लेन वाटर। अब जो एक पीस था उसको बीकर ए में डालना है, बीकर ए में हमको प्लेन वाटर फिल करना है, ठीक है। ना जो दूसरा पीस है उसको पुट वन पीस ऑफ द पोटैटो इन बीकर, ना पुट अदर पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर बी विथ 20% सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन। हम यहाँ पे बीकर में हम सबसे पहले पानी लेंगे, उसमें हम 20% शुगर सॉल्यूशन डालेंगे, शुगर सॉल्यूशन या फिर नमक भी डाल सकते हैं शुगर की जगह, ठीक है। फिर उसको हम अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे, फिर उसमें हम डालेंगे हमारा पोटैटो का पीस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया है लीव दैम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर और अनटिल यू नोटिस अ विजिबल चेंज इन द साइज़ ऑफ द पीस। अब हम उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर उसका साइज़ जो है चेंज होता हुआ हमें दिखाई देगा पोटैटो पीस का। नाउ मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। अब 1 घंटे के बाद हम उसका फाइनल वेट मेजर करेंगे वापस से वेइंग मशीन में, फिर कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वेट। तो जो हमने पहले वेट मेजर करा था उसको हम फाइनल वेट से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आया है। तो अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो बीकर ए में जो पोटैटो था वो स्वेल हो गया, यानी कि फूल गया, यानी कि उसका लेट से उसका साइज़ इतना बड़ा था तो वो स्वेल होकर के इतना बड़ा हो गया। और जो बीकर बी था उसका जो पोटैटो था वो श्रिंक हो गया, यानी कि पोटैटो का पीस इतना था और वो श्रिंक होकर के ऐसा हो गया है, ठीक है। तो ये जो 2 ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगी एक्टिविटी करने के बाद। ये एक्टिविटी को आप आपके घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा। पहले हम इसका रीज़न समझ लेते हैं कि ऐसा हुआ ही क्यों। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि पानी जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसलिए जो प्लेन वाटर था यानी कि सेल्स में पानी प्लेन वाटर में जो है सेल था यानी कि पोटैटो था उसके अंदर पानी आ गया, उस कारण से वो क्या हो गया, स्वेल हो गया। जबकि सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि कंसंट्रेटेड होता है, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है, तो वो बाहर की तरफ जाने लगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। What do you infer? What do you expect in the terms of changes in their weight? The weight of the potato piece in beaker 1 has increased while the weight of the potato piece in the beaker B decreased. अब हमें क्या देखने को मिला कि जो बीकर ए में पोटैटो था उसका वेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो उसका पहले वेट था उससे कहीं ज़्यादा वेट उसका देखने को मिला, और जो बीकर बी में जो पोटैटो था उसका वेट पहले से कम देखने को मिला। This happens because the cell membrane allows the water to move in and out of the cell but not the sugar and salt molecules. इसलिए होता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन वाटर को अंदर बाहर जाने देती है पर सॉल्ट या शुगर को नहीं जाने देती है। Now next, water moves from an area with more water and the less dilute solution to the area with less water and more concentrated solution until the concentration of the two areas becomes equal. यानी कि वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, बल्कि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जहाँ पानी कम होता है, यानी कि सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। तो ये यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है जब तक कि बैलेंस, ये दोनों जो सॉल्यूशंस है वो बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। और ये जो मूवमेंट होता है, अब हम आगे पढ़ते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली
परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब यही जो मैंने आपको समझाया कि जो वाटर का मूवमेंट होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, उसी को ऑस्मोसिस बोला जाता है। यानी कि सिंपली अगर हम बोलें कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन, उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। यू हैव लर्नड इन एक्टिविटी 7.8, आपने ग्रेड 8 में क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर 7 में पढ़ा होगा एक्टिविटी 7.8 को, जो थी ड्राई स्प्रेडिंग इन वाटर, और एक्टिविटी 7.9 जिसमें था फ्रेग्रेंस स्प्रेडिंग इन एयर। इन ग्रेड 8 दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये दोनों एक्टिविटीज़ में आपने पढ़ा होगा कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में मिल जाते हैं क्योंकि उनका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, और इसी को बोला जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट है डिफ्यूजन। Diffusion is the net movement of particles from the higher to the lower concentration which occurs when even without a membrane। यानी कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, और ये बिना मेम्ब्रेन के भी मूव कर सकते हैं। ऑस्मोसिस इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है जिसमें डिफ्यूजन किसका होता है, वाटर का होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स द रूट सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो हम पानी डालते हैं प्लांट्स में वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही यानी कि सॉइल से अब्जॉर्ब होता है, और प्लांट रूट्स उसको क्या कर लेती है, प्लांट सेल्स उसको सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेती है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का। ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है उसकी मदद से मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ। तो अ सेल, व्हाट इफ अ सेल इज़ केप्ट इन अ सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। क्या होगा अगर हम एक सेल को सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन में डालें जिसका कंसंट्रेशन अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर मीडियम के इक्वल होगा तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन जब सेम हो, यानी कि सेल के अंदर भी सेम कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर यानी कि यहाँ जो वाटर है उसका भी कंसंट्रेशन सेम है, तो वहाँ पे सेल के साइज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने बड़े सेल है यहाँ पर भी उसी साइज़ के सेल्स हमको देखने को मिलेंगे कुछ देर बाद भी। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम इज़ लेस देन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर मीडियम, उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि बाहर पानी ज़्यादा हो यानी कि डाइल्यूट हो तो सेल्स में पानी आ जाता है और सेल स्वेल हो जाता है। यानी कि बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो आ जाएगा सेल्स के अंदर, तो इस कारण से जो सेल्स है वो फूल जाएंगे यानी कि स्वेल हो जाएंगे, और इस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम इज़ ग्रेटर दैन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर मीडियम। इस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि बाहर सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो तो सेल से पानी बाहर निकलता है और सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो सेल के बाहर पानी चले गया और सेल्स क्या हो गए, श्रिंक हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑन सेल हमने स्टडी कर लिया। आई होप आपको तीनों तरह के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। स्ट्रक्चरली अ सेल मेम्ब्रेन इज़ एक्सट्रीमली थिन, about 7 to 10 nanometer thick, and 1 nanometer is equals to 0.000001 millimeter। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है और ये बहुत ज़्यादा थिन होती है यानी कि बहुत पतली होती है। इसका जो मतलब साइज़ होता है वो 7 to
10 नैनोमीटर का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स। अब सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ की मिलके बनी होती है? सबसे पहले लिपिड्स, जिसको फैट्स बोला जाता है, और प्रोटीन्स की बनी होती है। अब यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये दो चीज़ों से सेल मेम्ब्रेन मिलके बनी होती है। नाउ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो कि स्ट्रक्चर बताता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आपको अगर एग्जाम में बोले कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ड्रॉ करो, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड bilayer, 2 layers of special fat molecules with water attracting heads outwards and the water repelling tails inwards with the protein embedded in them। यानी कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो, यानी कि लिपिड बाय लेयर, लिपिड की 2 लेयर से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं और एक लेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम इसको बड़ा करके देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप अगर इसको जूम करके देखें तो एक यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये जो 2 लेयर्स है, ये इस तरह से ये पूरी लेयर बनी होती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोला जाता है हेड, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है टेल। इसी तरह से यहाँ पे ये टेल है और यहाँ पे ये हेड है, ठीक है। तो ये जो हेड है, ये वाला जो पार्ट है, ये होता है वाटर, जो कि आउटसाइड प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ, दोनों ही तरफ बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बल्कि जो टेल वाला पार्ट है ये होता है वाटर रिपेलिंग, यानी कि वाटर हिटिंग पार्ट होता है, वाटर को अपने से दूर करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेड और टेल का डिस्क्रिप्शन। और जो बीच में जो हमें बीच में जो मिलते हैं वो होते हैं प्रोटीन। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं, सॉरी ये नहीं, ये और ये जो है प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि बीच में लगे होते हैं। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, flip and rotate with the membrane, hence it is fluid। यानी कि मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन फ्लूइड होती है, यानी कि फ्लूइड लाइक होती है, पानी जैसी, ठीक है। नाउ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट एज गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू, यानी कि प्रोटीन गेट कीपर की तरह काम करती है। ये डिसाइड करते हैं कि क्या अंदर जाएगा और क्या नहीं जाएगा, ठीक है। गेट कीपर का काम क्या होता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, उनको उसको देखना। यही काम हमारे सेल यानी कि प्रोटीन का होता है, जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पेज, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक द टाइल्स इन द मोज़ेक, इट इज़ कॉल्ड द मोज़ेक मॉडल। यानी कि मॉलिक्यूल्स टाइल्स की तरह अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए इसे मोज़ेक मॉडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द लिविंग सेल्स कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग एंड देयर नेबरिंग सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल्स अपने इन्वायरमेंट और दूसरे सेल से कम्युनिकेशन करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ये अपने आसपास के सेल से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। However, cells of plants, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall। जबकि जो ये बहुत important line है, इसको आप highlight कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इसको highlight कर सकते हैं कि जो cells plant के cells होते हैं, fungi के होते हैं और जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है? सेल वॉल बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि सेल वॉल किस किस मतलब ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, तो आपको लिखना है प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बल्कि जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट नेसेसरी ऑफ अ सेल वॉल इन द सेल? अब क्या आपको लगता है कि सेल वॉल ज़रूरी होती है सेल में होना, ठीक है। तो आंसर क्या है कि हाँ ज़रूरी होती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करती है, शेप प्रोवाइड करती है और सेल को सपोर्ट करती है। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.3 को।
let us investigate. Prepare a temporary slide in a thin peel of an onion leaf or a Rio cradle lily leaf and mount it with safranine using cover slip to observe plant cells under the microscope. यानी कि आपको सबसे पहले लेना है ओनियन लीफ या फिर रियो लीफ का आपको एक थिन पील लेना है, यानी कि उसकी एक पतली सी स्किन निकालनी है और उसको एक स्लाइड के ऊपर रखना है फोर्सेप की मदद से और एक स्लाइड बनानी है. नाउ सिमिलरली प्रिपेयर अ टेम्पररी स्लाइड ऑफ अ चीक सेल with gentle scraping of the inner side of the cheek with the cotton swab or the blunt end of the toothpick. अब आपको एक टूथपिक या फिर कॉटन स्वैब लेना है और आपके जो गाल है उसका जो अंदर वाला पार्ट है, यानी कि माउथ के अंदर जो हमारे गाल वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम चीक बोलते हैं, वहाँ से आपको एक पतला सा स्किन वहाँ से निकालनी है. ठीक है, टूथपिक की मदद से भी आप ये कर सकते हैं और फिर उसको एक स्लाइड पे रखना है और उसको और एक स्लाइड प्रिपेयर करनी है. ठीक है, कवर स्लिप वगैरह लगा के. तो हमने यहाँ पे एक टेम्पररी स्लाइड बना दी चीक सेल की और एक अलग स्लाइड बनाई है हमने ओनियन लीफ या फिर रियो लीफ की. ठीक है, नाउ स्प्रेड द चीक सेल ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड. फिर हम ये चीक सेल को एक क्लीन ग्लास स्लाइड पर रख देंगे, स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से. एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलोड बाय अ फ्यू ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू स्ट्रेन एंड केयरफुली प्लेस द कवर स्लिप. अब ये जो चीक सेल था उसके ऊपर हम थोड़ा सा वाटर ड्रॉप करेंगे, फिर हम थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे मिथाइलिन ब्लू स्ट्रेन का, फिर उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे. कवर स्लिप कैसी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्लाइड ली, लेट्स से दिस इज़ अ स्लाइड. स्लाइड पे हमने रख दिया एक छोटा सा चीक सेल और फिर ये होती है इस तरह से स्क्वायर शेप की कवर स्लिप, उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दी. तो यहाँ पे हमने एक स्लाइड प्रिपेयर कर ली. अब ये जो स्लाइड है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखना है, यानी कि माइक्रोस्कोप का जो स्टेज होता है वहाँ पे हम हमारी जो स्लाइड है उसको रखेंगे, फिर वहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे उसका मैग्नीफिकेशन और फिर उसे देखेंगे. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ओनियन पील सेल्स और अ रियो लीफ peel cells are box shaped and regularly arranged, whereas cheek cells are irregularly arranged. Why do you think this difference exists? अब हमने दोनों ही स्लाइड्स को ऑब्जर्व किया. एक स्लाइड हमने यहाँ पे बनाई थी रियो लीफ की या फिर ओनियन लीफ की और एक स्लाइड बनाई थी हमने चीक सेल की. तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो चीक सेल था, सॉरी जो ओनियन लीफ या फिर जो रियो लीफ थी उसमें हमें इरेगुलरली अरेंज्ड सेल दिखाई दिए बॉक्स शेप्ड के, बल्कि जो चीक सेल था वहाँ पे इरेगुलरली अरेंज, यानी कि कुछ भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हमको वहाँ पे दिखाई दिए थे. तो ऐसा डिफरेंस हमें देखने को क्यों मिला? तो प्रिपेयर 2 स्लाइड्स ऑफ रियो लीफ पील एंड ह्यूमन चीक सेल अगेन. अब वापस से हम 2 स्लाइड बनाएंगे, एक रियो लीफ की बनाएंगे, एक ह्यूमन चीक सेल की बनाएंगे. एंड पुट 20% शुगर सॉल्यूशन ऑन देम. 20% शुगर सॉल्यूशन हम उसके ऊपर डालेंगे. एक शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे 20% कंसनट्रेशन का, फिर उसको उसके ऊपर डालेंगे और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर आधे घंटे के बाद. तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल्स रिमेन द सेम बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक. यानी कि जो बाउंड्री थी, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री थी वो आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी. ये जो दिख रही है आपको बाउंड्री, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, पर जो अंदर का कंटेंट है वो बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीजेज. और जो उसकी स्पेस है इनर और आउटर बाउंड्री की वो बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी. यू मे ऑब्जर्व दैट द चीक सेल ऑन द अदर हैंड हैव श्रंक कंसिडरेबली. और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे चीक सेल जो है श्रंक दिखाई देगी, यानी कि श्रिंक हुई दिखाई देंगी. सेल्स क्या हो गए वहाँ के? श्रिंक हो गए. जैसा कि आप यहाँ पे दोनों इमेज में देख सकते हैं, जो ए इमेज है वो वाटर में है और जो दूसरा वाला इमेज है वो जब हमने 20% शुगर सॉल्यूशन में डाला था तो यहाँ पे आपको ये सेल्स क्या दिख रहे हैं? श्रिंक होते हुए दिख रहे हैं. तो इसी के साथ हमारी यहाँ पे एक्टिविटी हो गई ख़त्म. आई होप आज की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी. ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नेक्स्ट हम सेल वॉल पढ़ेंगे पार्ट 2 में, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी.